नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कोरोना कर्फ्यू में ढील और क्या इस ढील के लिए हम तैयार हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं कि कोरोना की दूसरी लहर थम चुकी है। कोरोना का ग्राफ लगातार गिर रहा है और इसे देखते हुए दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक में छूट देने का प्लान तैयार है। लेकिन आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट ने तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या हमारा देश तैयार है। राज्यों ने तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार किया है, देश को तैयार किया है। कोरोना की कमर टूटने लगी तो कारोबार के लिए सरकार ने दरवाजे खोलने का मन बना लिया। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक अनलॉक होने जा रहा है। कहीं आहिस्ता आहिस्ता तो कहीं तेज रफ्तार में जिंदगी पटरी पर लौटेगी। दिल्ली में अब रोजाना मरीजों की संख्या 1000 के नीचे हो गई। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने सोमवार से नए नियमों के तहत अनलॉक को हरी झंडी दे दी है। फैक्ट्रियों के काम और कंस्ट्रक्शन के काम शर्तों के साथ शुरू हो सकते हैं। इनसे जुड़े लोगों को काम पर निकलने की इजाजत रहेगी। हालांकि लॉकडाउन 7 जून तक जारी रहेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिबंध जस का तस रहेगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और ये 2 एक्टिविटीज कल इंडस्ट्रीज अनाउंस की थी कि ये दोनों खुल सकती हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज्यादा यहीं पे काम करता है और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा गरीब लोगों को दिक्कत होती है। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। यूपी में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से गिरा है, लेकिन योगी सरकार ज्यादा मुस्तैद है। सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इसमें 1 जून से तालाबंदी को लेकर कई फैसले किए गए। 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में कोई छूट नहीं। बाकी जगहों पर 5 दिन खुलेंगी दुकानें। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 20 शहरों में कोरोना कर्फ्यू जारी। वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। निजी कंपनियों को सशर्त खोलने की इजाजत। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू लागू किया था। ये कोरोना कर्फ्यू जिसमें औद्योगिक गतिविधियां चल रही थी, खेतीबाड़ी के काम चल रहे थे, सब्जी मंडी, फल मंडी संचालित हो रही थी, चिकित्सालय चल रहे थे, आवश्यक और इमरजेंसी सेवाएं सभी प्रकार की चल रही थी। परिवहन निगम की बस प्रदेश के अंदर चल रही थी, ट्रेन देश के अंदर चल रही थी, वायु सेवा देश के अंदर चल रही थी। इसमें हमने कोरोना कर्फ्यू लागू किया। भीड़ भाड़ होने से बचाना, उसकी एक गाइडलाइन जारी की गई थी। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित हुआ, लेकिन वहां भी हालात काफी हद तक काबू में हैं। कोरोना के गिरते ग्राफ को देखते हुए उद्धव सरकार 1 जून से कुछ इलाकों में थोड़ी छूट दे सकती है कि करीबन 21 जिले स्टेट एवरेज जो 10% पॉजिटिविटी रेट है उससे ज्यादा है, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोगों के विचारों से यही तय हुआ है कि लॉकडाउन उठाना मुनासिब नहीं, लॉकडाउन उठाना पूरी तरह से लॉकडाउन उठाना ठीक नहीं। इसीलिए एक जरूर है कि जिन जिलों में बहुत ज्यादा डिक्लाइन है, बहुत ज्यादा कर्व नीचे आया है, जरूर उन जिलों में हम शिथिलता देना पसंद करेंगे। कोरोना के स्ट्रेन को लेकर सियासत के बीच एमपी में भी 1 जून से अनलॉक की तैयारी है। 5% से कम संक्रमण वाले शहरों में दुकानें सामान्य तरीके से खोली जा सकेंगी। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि मनोरंजन स्थल, मॉल, स्कूल, कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। शादी में 20 लोगों की इजाजत है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है कि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को
कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। देश के दूसरे राज्य भी छूट दे रहे हैं। राजस्थान में 8 जून तक अनलॉक है। हालांकि कम संक्रमण दर वाले जिलों में 1 जून से कारोबारी गतिविधियों में छूट दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बाद दफ्तरों में 30% कर्मचारियों के साथ खोलने का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन प्रभावी है, लेकिन रायपुर, बिलासपुर समेत 8% से कम संक्रमण वाले 9 जिलों में ढील दी जा सकती है। हरियाणा में 31 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन दुकानें दिन भर खोलने जैसी कई छूट का ऐलान किया गया है। कुछ छूट देते हुए उसको फिर से दोबारा 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है, अर्थात 7 जून तक प्रातःकाल 5 बजे तक। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, तो इसमें सबसे पहले जो दुकानें खुलने का समय है उसको जो पहले 7 बजे से 12 बजे तक था, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमको मार्केट्स के मिले, इन्होंने कहा कि सवेरे चाहे थोड़ा लेट कर दें, लेकिन दोपहर तक या दोपहर बाद थोड़ा समय तक और खोला जाए। तो इसका समय बदल करके 9 बजे से और 3 बजे तक ये किया जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी तालाबंदी से निकलने का मन बना लिया है। लेकिन इस बीच आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट ने सकते में डाल दिया है। आईआईटी दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट में तीसरी लहर को लेकर 3 स्थितियों की संभावना जताई है। पहली स्थिति, दूसरी लहर जैसा खतरा, यानी रोजाना करीब 5600 मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 28,000। दूसरी स्थिति, दूसरी लहर से 30% ज्यादा खतरा, यानी रोजाना करीब 7,300 मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 36,000। तीसरी स्थिति, दूसरी लहर से 60% ज्यादा खतरा, यानी रोज 9,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ेगी। सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 45,000। अब ऐसे में दहशत की लकीरें लंबी हो गई हैं। जब दूसरी लहर आई थी तो न ऑक्सीजन मिल पा रहा था, न ही बेड। रेमडेसिविर से लेकर तमाम दवाइयों की कालाबाजारी चरम पर पहुंच गई थी। तब सवाल उठता है कि तीसरी लहर आने पर क्या होगा? क्या राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, या फिर दूसरी लहर में जिस तरह बहानेबाजी की गई वैसी ही बहानेबाजी का प्लॉट अब भी तैयार करने में सरकारें जुटी हैं? दिल्ली से सुशांत मेहरा, पंकज जैन, स्नेहा मोरदानी, लखनऊ से कुमार अभिषेक, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को परेशान किया हुआ था, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 1,60,000 केसेस आए हैं। मौतों का आंकड़ा बहुत कम तो नहीं हुआ है, लेकिन 4,000 से नीचे गया है। मतलब यह हुआ कि कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और 1 जून से हमारे देश में विभिन्न राज्य सरकारें अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने वाली हैं, यानी कि जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, जो कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, जो लॉकडाउन है, उसमें छूट धीरे धीरे दी जा रही है। 3 प्रदेशों के बड़े मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वास सारंग जी, प्रताप सिंह जी, बन्ना गुप्ता जी, नमस्कार आप तीनों को। विश्वास जी, आज लड़ाई झगड़ा तो नहीं ही है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की जनता सिर्फ आपसे ये सुनना चाहती है, प्रताप सिंह जी और बन्ना गुप्ता जी से ये सुनना चाहती है कि उनका कारोबार कब पटरी पर आएगा, वो कब घरों से बाहर निकल पाएंगे, उनके बच्चे कब खुली हवा में सांस ले पाएंगे, बुजुर्ग थोड़ा सा घर के बाहर टहल पाएंगे, निकल पाएंगे। मध्य प्रदेश की सर विश्वास जी, हम आपके द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को इस समय ये जानकारी देना चाहते हैं कि 1 जून से, परसों से क्या क्या खुल जाएगा, क्या क्या आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। विश्वास जी। सईद भाई, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमने इस कोरोना की सेकेंड वेव में प्रदेश स्तर पर किसी भी तरह लॉकडाउन लगाने का निर्णय नहीं लिया। वैसे भी हमने मध्य प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया, टोटल लॉकडाउन नहीं लगाया। मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू लगा है जी। और इसका सीधा सीधा कंसेप्ट है कि जनता का अनुशासन जनता के द्वारा, और इसीलिए हमने प्रत्येक जिले में हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है,
जिसमें उस शहर में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सामाजिक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और हमारा प्रशासकीय अमला, व्यवसायी संगठन के लोग, और ये बैठकर उन्होंने डिसाइड किया कि उनके जिले की स्थिति क्या है। काल, समय और परिस्थिति का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपने अपने जिलों में लॉकडाउन की जगह कोरोना कर्फ्यू लगाया। और कोरोना कर्फ्यू का मतलब है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो उपयोग आने वाली वस्तुएं हैं उनमें ढील दी गई, जैसे अस्पताल है, सब्जी, फल, दूध, डेयरी, इनमें छूट दी गई। और उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि जनता स्वयं के अनुशासन से, आत्मानुशासन से ये निर्धारित करे कि हम कोरोना की दर को कम करें। और सईद भाई, ये प्रयोग हमारे यहाँ बहुत सफल रहा जी। मैं एक बात और इंगित करना चाहता हूं कि शायद देश में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य रहा जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने इस पूरी प्रक्रिया को जन आंदोलन बनाया और जनता को इसमें जोड़ा। हमारा एक प्रदेश का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना, ब्लॉक में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना, और इसको हम नीचे शहरों में, वार्ड में और गांव में, गांव तक लेके गए। ये जो हमारा संकट प्रबंधन समिति है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, इसके माध्यम से ही हमने इस पूरे समय में, चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, चाहे ट्रेसिंग का मामला हो, चाहे कर्फ्यू लगाने का मामला हो, या अब कर्फ्यू को विड्रॉ करने का मामला हो, ये सब निर्णय हमने हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पर ही छोड़े थे। और हमने ये निश्चित किया है, प्रदेश ने एक गाइडलाइन बनाई, अपनी एक एडवाइजरी दी, और उस पर आज पूरे प्रदेश में, सईद भाई ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि पूरे प्रदेश में आज 30 तारीख को हमारे नीचे तक के गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की भी मीटिंग हो रही है, और वो अपने गांव, अपने ब्लॉक, अपने जिले, इन सब का निर्धारण कर रहे हैं। और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले में, उनके नगर में, उनके क्षेत्र में इस कोरोना कर्फ्यू के विड्रॉल का स्वरूप क्या होगा। यह निश्चित किया गया है कि संडे को लॉकडाउन रहेगा, संडे को कोरोना कर्फ्यू एज इट इज रहेगा, रोज रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। हमारी जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं, उनमें ढील दी जाएगी। इस तरह से हमने ये पूरी प्रक्रिया को, जैसा मैंने कहा कि जनता के लिए अनुशासन और सुरक्षा, ये हमने निश्चित किया। और 1 जून से हम इसमें की शुरुआत कर रहे हैं, विड्रॉल की। विभिन्न जिलों में हम इसको शुरू कर रहे हैं। लगभग मध्य प्रदेश में सभी जिलों में हम विड्रॉ करेंगे कोरोना कर्फ्यू को। और उसमें 2 कैटेगरी बनाई है। पिछले 7 दिन की जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है, उसके हमने 2 सेगमेंट बनाए हैं। एक वो शहर जहां 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी है, और वो शहर जहां 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है पिछले 7 दिनों में। उस हिसाब से हमारी गतिविधियों को हम अलाउ कर रहे हैं। तो रोजमर्रा की जिंदगी शुरू होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, ऑप्टिशियन, दवाई की दुकान, कृषि उपकरण, कृषि में काम आने वाली सभी गतिविधियां, जो 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी वाले हैं, वहां पर रेस्टोरेंट में केवल टेक होम की फैसिलिटी रहेगी। जहां 5% से कम पॉजिटिविटी है, वहां 50% जितनी कैपेसिटी है उससे 50% बैठकर खाने की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी अस्पताल में भी इसी तरह के कैटेगराइजेशन किया गया है। अधिकारी 100% और जो कर्मचारी हैं उनकी 50% की को अलाउ किया गया है। अभी शैक्षणिक संस्थान को हमने बंद रखा है। सभी तरह के जो कोचिंग क्लासेस हैं उनको बंद किया है। ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगी। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इस तरह की जो फाइनेंस से जुड़ी हुई गतिविधियां वो चालू होंगी। IT सेक्टर चालू होगा। पेट्रोल पंप, डीजल पंप, रसोई गैस, जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं वो सब चालू रहेंगी। विश्वास जी, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी है, लेकिन हम यहाँ पर प्रताप सिंह जी और बन्ना गुप्ता जी से एक एक रिएक्शन लेने के बाद दोबारा आपके पास आएंगे। और ये आप प्लीज हमें जरूर बताइएगा कि वो रोज कुआं खोदने और पानी पीने वाला व्यक्ति, छोटे मोटे काम करने वाला, सब्जी वाला है, कुछ छोटे काम करता है, ठेला लगाता है, पटरियों पर बैठता है, मैकेनिक है, कारपेंटर है, उसके लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्योंकि एक एक रिएक्शन ले लें प्रताप जी और बन्ना जी से, उसके बाद आपके पास आते हैं। बन्ना गुप्ता जी, जिस तरह से विश्वास सारंग जी ने बताया कि वो क्या क्या करने जा रहे हैं, आपका राज्य किस तरह से 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा है, क्या क्या आप खोल रहे हैं, और
आपको किस तरह की आशा है कि अब अगर आप ये अनलॉक करेंगे तो उसके बाद केसेस नहीं बढ़ेंगे, और ये अनलॉक आपके लिए बन्ना गुप्ता जी कितना आवश्यक है? देखिए, जहां एक तरफ अनलॉक आवश्यक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, और कोई भी व्यवस्था सरकार किसी भी संस्था को या समाज की गतिविधियों को बंद करने में कोई भी चुनी हुई सरकार विश्वास नहीं करती है। जी। तो कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, और चूंकि हम दूध से कहा जाता है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। जी। हमको निश्चित तौर पर जो ये वैश्विक संकट आया है दूसरे चरण का, ये काफी हानिकारक रहा है और काफी हम लोगों के लिए एक प्रश्न खड़ा करने वाला रहा है। और कहीं भी यदि हम थोड़ी सी भी यदि चूक करेंगे, और हमने जिस चक्र को तोड़ने में आंशिक सफलता पाई है, मैं ये कहूंगा आंशिक सफलता, जी। और ये आंशिक सफलता उस चक्र को तोड़ने में ये लॉकडाउन वगैरह एक कारगर कदम हुआ है। आप देखिए कि जो जिस तरीके से दूसरा चक्र चालू हुआ, उसमें दवाइयों से भी ज्यादा महत्व का कारण लॉकडाउन था और ऑक्सीजन था। तीसरे नंबर पे दवाइयां थी। तो निश्चित तौर पर कोई भी चुनी हुई सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जन आकांक्षा की पूर्ति के लिए ही बनती है, जनता की सेवा के लिए, जनता की सुविधा के लिए, और जनता के हक अधिकार सुरक्षित हो, संरक्षित हो, इसके लिए सरकार बनती है और चलती है। बिल्कुल। निश्चित तौर पर हम लोग अभी झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, पिछड़ा कमजोर स्टेट है, और लगातार हम लोगों ने इस विभीषिका को देखा, समझा, और इससे तीसरे चरण में जो आने वाली संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, वो आशंकाओं को निर्मूल करने की हम कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हम जो है इमीडिएट जो है हर चीज को हम जो है तुरंत का तुरंत डिसीजन कर दें। हम उतावलेपन पे अपने राज्य की जनता के जान माल की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने 3 जून तक हमने लॉकडाउन की प्रक्रिया रखी है, और 3 जून को या 2 जून को हम हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जो एक हाई प्रोफाइल कमेटी है वो बैठेगी, और इसके सभी बिंदुओं पर बिंदुवार हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, कहाँ कमी खामी हुई है और हो सकती है, या कहाँ पर हमको और ज्यादा सुविधाएं देनी है, किन जोन को हमको ग्रीन जोन में तब्दील रखना है, किन जोन को हमको पिंक जोन में रखना है, येलो जोन में रखना है। मतलब वो सारी चीजों की हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा के उपरांत जो है, जहां पर हमारा जो पॉजिटिविटी रेट जो है वो कितने % पर है, हम रिकवरी रेट किन किन जिलों में कितना % तक जा रहे हैं, कहाँ पर हमारी मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर हमारी कितनी इस जिले में है, सारी चीजों को लेके हम समीक्षा कर रहे हैं। और इसको लेकर हम लोगों ने एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई है कि मृत्यु जो है, मृत्यु के क्या कारण थे और मृत्यु होने के कारण क्या रहे, उसको लेकर हम अस्पतालों से भी इस पर राय विचार कर रहे हैं। और जिन परिवार के लोग दिवंगत हुए हैं उन लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग सारी चीजों पर बहुत गंभीरता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम एक एक छोटी छोटी कमी खामियों को देखते हुए अभी हम लोगों ने एक वेबिनार भी आयोजित किया था, जिसमें 1000 के करीब डॉक्टरों ने उसमें अपना अपना राय विचार और सुझाव हमको दिया है। तो हम ऐसी परिस्थिति में हम सारी चीजों के अवलोकन मूल्यांकन करने के उपरांत हम निश्चित तौर पर ये गरीब स्टेट है और यहाँ से ही प्रवासी भाई जाते हैं, लेकिन जो प्रवासी भाई हमारे यहाँ राज्य में लौटे हैं, हम उन लोगों को जो माइल्ड है या एसिम्टोमेटिक है उनको भी हम लोगों ने अलग अलग जो है आइसोलेट किया है। और जो लोग यदि माइल्ड भी नहीं है, एसिम्टोमेटिक भी नहीं है, उसके बावजूद भी उनको हम लोगों ने 7 दिन होम क्वारंटाइन में रखा है। और लगातार हम जो है इसको लेकर चलंत वैक्सीनेशन करने के लिए चलंत मोबाइल लगा रहे हैं, चालू कर रहे हैं। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक अविश्वास का माहौल है, वहां पर मुखिया है, मानकी मुंडा है, सरपंच है, वहाँ पंचायत परिषद के लोग हैं या गांव के कुछ संभ्रांत लोग हैं, सभी लोगों से चर्चा परिचर्चा करके
हम लोग ये व्यवस्थित करने में लगे हैं कि जो तीसरा चक्र होगा, भगवान न करे कि तीसरा चक्र आए, लेकिन हम लोग निश्चित तौर पर कहते हैं डर से तब तक डरना चाहिए जब तक डर सामने ना आए, और जब डर सामने आएगा हम डट के मुकाबला करेंगे। इसलिए हम अभी भी भयभीत हैं, सशंकित हैं, और हम अपने राज्य की जनता के जान माल की सुरक्षा को लेकर वचनबद्ध हैं। इसलिए हम कोई भी उतावलेपन पे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस काम से हमको फिर से जो है ये चक्र और ये जो है विभीषिका का सामना करना पड़े। तो हम बहुत ही गंभीरता पूर्वक सारी चीजों के अवलोकन, मूल्यांकन, और माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे इवन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला ये राज्य होगा जिसमें मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रतिनिधि, चाहे वो MP हो, MLA हो, और चाहे वो किसी पार्टी के हो, 1 to 1 सारे लोगों से चर्चा की हमने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और उनके व्यू लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये दलगत भावना से उठकर हमको इस राज्य को इस मुक्ति से काम करना है। बन्ना जी, आपने भी विस्तार से जानकारी दी और आपने जिस ईमानदारी से ये स्वीकार किया कि हम डरे हुए हैं और अभी हम बहुत ज्यादा बेफिक्र नहीं हो सकते, हम चिंतित हैं, लेकिन क्या 3 तारीख से बन्ना जी आप कुछ छूट देने जा रहे हैं? वही जो विश्वास जी से हमने पूछा था कि वो व्यक्ति राज्य का जो रोज कुआं खोदता है, पानी पीता है, रोज कमाता है बेचारा, शाम को कुछ पैसे घर लेकर जाता है जब उसके घर का चूल्हा जलता है, उसके लिए बन्ना जी आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि प्रताप जी से हम एक रिएक्शन ले लें, उसके बाद विश्वास जी और आपके पास आएंगे, और राघव चड्ढा जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत राघव जी आपका भी। प्रताप सिंह जी, पहली लहर में आपका प्रदेश बुरी तरह से प्रभावित था, उसके बाद जिस तरह से आपने काबू पाया, आपकी तारीफ भी उसमें हुई, दूसरी लहर में भी आपने काम किया। क्या आप राजस्थान में प्रतिबंधों में ढील का ऐलान करने जा रहे हैं, और अगर हां तो वो क्या होगा सर? देखिए अंसारी जी, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट को लेकर रोज VC लेते हैं। वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तब मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि रोल मॉडल के रूप में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वो खुद रोज प्रेस के सामने आकर पूरा VC लेकर कोरोना मैनेजमेंट का काम करते रहे, और इससे लोगों को बहुत बड़ी ताकत मिली कि यदि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, चीफ मिनिस्टर भी कोरोना पॉजिटिव, और वो अपना काम करते रहते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ आधी लड़ाई मन से जीती जाती है, और मन मजबूत है तो हम आसानी से इस बीमारी को हरा सकते हैं जी। बीमारी जबरदस्त आई, लहर जबरदस्त थी, और इस समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक आदमी वो है जो पेट कम करने के लिए रोज सुबह दौड़ता है, दौड़कर अपना पेट कम करता है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो पेट कम करने के लिए नहीं दौड़ते, अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए दौड़ते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चिंता हर सरकार को करनी पड़ेगी जो सुबह से लेकर रात तक अपने और परिवार का पेट भरना चाहता है। जो फुटपाथ पर बैठकर जूते काटने का काम करता है, थड़ी वाला, खोमचे वाला, ठेले वाला, दुकान वाला, रोज काम करने वाला, ऑटो रिक्शा वाला, ई-रिक्शा वाला, रिक्शा वाला, ये सब मेरे टच में, संपर्क में। रोज चाहे लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन हमारा ये था कि अब की बार हमने सुबह 6 से 11 बजे तक हमने ये तय किया किराने की दुकान खुली रहेगी, दूध की दुकान खुली रहेगी, सब्जी वाला तो सुबह से लेकर शाम तक ठेला चला सकता है, और एक सेमी लॉकडाउन टाइप किया, और ये कहा कि हमको पर्सनली सेल्फ डिसीजन से सख्त लॉकडाउन करना है। सख्त लॉकडाउन हुआ, लोगों में इस बार दहशत भी जबरदस्त थी। इसका कारण था कि पहली बार ऐसी बीमारी मैंने देखी, कोरोना, मेरे भी जब पिछली लहर थी तो कोरोना हुआ, लेकिन मेरे सांस में तकलीफ नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, सब लोग ठीक हो गए। मैं इतना कह सकता हूं कि इस बार बीमारी आई तो पहली बार ऑक्सीजन की जबरदस्त जरूरत पड़ी। अब लोगों में इतनी दहशत है कि लोगों के समझ में आया कि ये मास्क के बिना मर जाएंगे, लेकिन भूख का दर्द इतना जबरदस्त है। मेरे पास एक फोन आया और उसने कहा मैं गणेश लाल बैरागी बोल रहा हूं और मैं मर जाऊंगा साहब, डॉक्टर को फोन करो, मेरी 500 से ज्यादा शुगर आ रही है, और मुझे डॉक्टर कह के गया रोटी मत खाओ। अब शाम के 5 बज रहे, मैं डॉक्टर को फोन किया, मिलो जाके बात करो। अरे भाई रोटी तो चाहिए कोरोना मरीज को भी, और मैं आपको आज कह रहा हूं भूख से बड़ा दुनिया में कुछ दर्द नहीं है। जिस घर में भूख होती है वो कोरोना को भूल जाता है। इस वक्त चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो, ये मेरा पर्सनल मानना है। नो डाउट मुख्यमंत्री जी 1 तारीख से हम सब लोग मिलकर अनलॉक तो करना शुरू करना पड़ेगा। ये समय की जरूरत है, वक्त की जरूरत है, और अनलॉक धीरे धीरे हो, कोरोना का मैनेजमेंट भी हो, कोरोना भी रुके, अनलॉक भी हो,
और जो उम्मीद करके बैठा है कि मैं यदि अब बाहर नहीं निकला तो मेरे पास रोटी नहीं है, मैं कहां से रोजगार करूंगा। ऐसे में चाहे केंद्र की सरकारें हो, हमारी सरकारें हो, हम जो कर सकते हैं हम तो करेंगे ही। मैं केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहा हूं, इसको पॉलिटिकल मत लेना आप, कि अब इस वक्त राज्य सरकारों को बहुत बड़ी मदद की जरूरत है, क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद, क्योंकि जो 18 से 44 के वैक्सीनेशन का पैसा 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे राजस्थान की सरकार के, ये पैसा जाने के बाद इस वक्त चाहे वो जीएसटी का पैसा हो, किसी भी हिस्से का पैसा हो, राज्य सरकारों को हम उम्मीद कर रहे हैं और ये उम्मीद हमारी इतनी है कि हम तय मान रहे हैं कि केंद्र सरकार निश्चित रूप से इस दर्द को समझेगी, परेशानी को समझेगी। अनलॉक हो जाएगा, अनलॉक के बाद तेजी से वैक्सीनेशन हो, तेजी से अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान ऑटो रिक्शा वाला, होमचे वाला, थड़ी वाला, राज्यों को यदि केंद्र सरकार मदद करेगी तो बहुत बड़ी मदद होगी और पूरे देश में उत्साह और उमंग होगा। आज तो 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के। मैं उम्मीद करूंगा कि आज मोदी सरकार को घोषणा करनी चाहिए फ्री वैक्सीनेशन की। 18 से 44 वर्ष के लोगों को तोहफा देना चाहिए। आज मोदी सरकार को घोषणा करनी चाहिए हर राज्यों को पैकेज की, क्योंकि आपके 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप इन 7 वर्षों के उपलब्ध होने पर यदि देश को कुछ देते हैं, प्रताप जी और बड़ा आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आज के दिन मोदी सरकार को 18 से 44 का फ्री वैक्सीनेशन और राज्यों को मदद की घोषणा करनी चाहिए। ये पॉलिटिकल बात नहीं है। आज आपके 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आप कह रहे हैं हम सब जगह अच्छा काम करें, तो बड़ा काम कर दीजिए। हम आपको सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद देंगे। प्रताप जी, बड़ी इमोशनल, भावुक बातें की आपने, और जो दर्द है वाकई आपने कहा कि, और आपका उदाहरण भी बहुत अच्छा था। एक व्यक्ति पेट कम करने के लिए दौड़ता है और दूसरा व्यक्ति अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए। हमने कोशिश ये की थी, विश्वास जी से जब शुरुआत की थी, कि आज सिर्फ आपकी बातें सुनेंगे और सिर्फ जनता को संदेश देंगे कि क्या क्या खुल रहा है 1 तारीख से, और झारखंड में बन्ना गुप्ता जी बता रहे थे 3 तारीख से। लेकिन विश्वास जी, अब आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार पर प्रताप जी ने सवाल भी उठा दिया है और एक मांग हाथ जोड़कर भी कर दी है। तो मिलकर समन्वय के साथ एक दूसरे का साथ लेकर जब हम चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ही बात बनेगी। राज्यों में 1 जून से कोरोना प्रतिबंधों में ढील की तैयारी हो रही है। सरकारें तैयारियां कर रही हैं, यह अनलॉक की प्रक्रिया है, शुरू हो रही है। क्योंकि राहत की बात यह है कि 1,65,000 केसेस पिछले 24 घंटों में और पिछले 40 दिनों में यह सबसे कम आंकड़ा है। यह उम्मीद है कि कोरोना को हम हरा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास सारंग जी, प्रताप सिंह जी, बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ हैं, राघव चड्ढा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास जी, हम आ रहे हैं आपके पास, प्रताप जी की बात का आपको जवाब देना है, लेकिन राघव चड्ढा जी, क्या क्या 1 जून से आप प्रतिबंध हैं जिन्हें हटा रहे हैं? अनलॉक की प्रक्रिया आपकी क्या होगी? क्या क्या खुल जाएगा दिल्ली में? और आईआईटी की उस चेतावनी के बाद क्या आपकी सरकार का कुछ मन बदला है कि कुछ ढिलाई जो है वो कम की जाए और आईआईटी की बात को गंभीरता से भी लिया जाए? राघव जी, देखिए, दिल्ली के अंदर एक संस्था है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वो अथॉरिटी समय समय पर निर्णय लेती है कि दिल्ली में क्या कदम उठाए जाएं इस महामारी से लड़ने के लिए, जिसमें लॉकडाउन भी एक आखिरी कदम के तौर पे इस्तेमाल किया गया। आपने देखा कि आज से कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में स्थिति बहुत खराब हुई। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी भी है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहाँ पर है, कोई नया स्ट्रेन सबसे पहले यहाँ आता है, सब लोग यहाँ आए, और कहीं ना कहीं वायरस का जो फैलाव था वो दिल्ली में बहुत ही खतरनाक तरीके से फैला। और हमने देखा कि एक समय में पारदर्शी आंकड़े हम जारी करते हैं सदैव, तो सारी स्थिति सबके सामने होती है। एक समय संक्रमण दर 36% तक पहुंच गई थी। आज लॉकडाउन लगाने के बाद और पूरी दिल्ली वालों ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर जिस हिसाब से काम किया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर, वो 36% की सईद भाई संक्रमण दर आज 1% तक आ गई है, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं पूरी दिल्ली को, दिल्ली वासियों को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन ढिलाई की जहां तक बात है, जैसा उस दिन मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, केजरीवाल साहब ने कहा कि हम ऐसा नहीं है कि अब कोताही बरत सकते हैं या अब ढिलाई अपने व्यवहार में भी ला सकते हैं। ये बात सत्य है कि जीवन और जीविका इन दोनों को संभाल के रखना है। ऐसा ना हो कि हम कोरोना महामारी से तो लड़ाई लड़ने में सफल हो जाएं लॉकडाउन के चलते, लेकिन लॉकडाउन लगे और लोगों की भुखमरी से मौत होने लग जाए, ऐसी स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। इसी के चलते दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह फैसला लिया
कि हम दिल्ली में 2 चीजें 1 जून से शुरू करने जा रहे हैं सईद भाई जी, और दोनों चीजें ऐसी हैं जिनसे सीधा गरीब से गरीब निम्न तबके के लोग, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो लोग हैं, उनकी जीविका इन दोनों चीजों से जुड़ी है। पहली चीज है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो एक क्लोज्ड प्रेमिसेस में की जाती है, और दूसरी चीज है फैक्ट्रियां। इन दोनों चीजों में जहां बहुत लेबर, दिहाड़ी मजदूर काम करता है, इन दोनों को सबसे पहले अनुमति दी गई है। अनुमति भी ऐसी दी गई है कि आपको 3-4 चीजें हैं जिनका पालन करना है। आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए, फैक्ट्रियों के बाहर, हर यूनिट के बाहर सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, और केवल वही लोग फैक्ट्री के अंदर या कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर काम कर सकते हैं जिनमें किसी प्रकार के कोई कोरोना के लक्षण नहीं है। तो ये तो बात रही जो अनलॉकिंग करी है, लेकिन जो अनलॉकिंग का जो पूरा प्रोसीजर है जो आने वाले समय में हम अपनाने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में, वो एक बहुत ही चरणबद्ध तरीके का रहेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन हम सुबह उठकर सब कुछ खोल दें, और जो घोर तपस्या कर हम सब ने बीते 1-1.5 महीने में हासिल किया है, संक्रमण दर को इतना कम किया है, वो एक दिन में सब हमसे छूट जाए और तहस नहस हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बहुत सोच समझ के, फूक के कदम रखने की जरूरत है, और धीरे धीरे हम सारी चीजें खोलेंगे। एक मत ये भी था जो लगातार आ भी रहा है सामने कि बाजार या ऑफिसेस थोड़े खोल देने चाहिए थे। कई दुकानदारों ने हमसे संपर्क किया, और हमने ये बात उपराज्यपाल साहब के सामने भी रखी भी कि एक सोच समझकर हम ये फैसला लेकर दुकानदारों को भी राहत दे सकते हैं, दुकानें थोड़ी खोल सकते हैं। लेकिन माननीय उपराज्यपाल साहब का थोड़ा विचार इसमें अलग था, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं। तो जो फैसला लिया वो लिया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में दुकानदारों को भी राहत दिल्ली सरकार देने जा रही है, हमारा मन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मत भी है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पूरे दौड़ में, इस पूरी परिश्रम में जो बीते कुछ दिनों में हमने किया, हमने कई अपने लोगों को खोया है सईद भाई, और पूरे देश ने खोया है। लेकिन इस पूरी चुनौतीपूर्ण समय में केजरीवाल सरकार ने जो काम किया, एक मॉडल रखा जिसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला, अन्य लोगों का सहयोग मिला, सबका सहयोग मिला, सबने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है। और एक बहुत अनोखा मॉडल हम सबने जनता के सामने रखा कि 36% से 1% दर 36 दिनों के भीतर लाई जा सकती है अगर सब लोग तपस्या मिलकर करें। और आखिरी चीज बस ये कहना चाहूंगा, एकमात्र औजार, एकमात्र वेपन हमारे पास है सईद भाई इस महामारी से लड़ने का। लॉकडाउन वो वेपन नहीं है, बार बार लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। नहीं तो लोगों की चेन ब्रेक करने के चलते हम लोगों की कमर ब्रेक कर देंगे, विल ब्रेक द बैक्स ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस। इसीलिए एकमात्र जो चीज हमारे पास है वो है वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन सही समय पर सही तरीके से हुआ जाए तो लोगों की जानें बच सकती हैं। और इसीलिए मेरा हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से विनती रहेगी, और मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, एक देश का नागरिक होने के नाते, आम आदमी पार्टी का विधायक होने के नाते, अरविंद केजरीवाल सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते कहना चाहूंगा कि वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में डोजेज दिल्ली को उपलब्ध कराएं, ताकि हमने जो संकल्प लिया है, मुख्यमंत्री साहब ने जो संकल्प लिया है कि 90 दिनों में हम हर दिल्ली वाले को ये सुरक्षा कवच पहना देंगे, उस केजरीवाल सरकार के इस प्रण को, इस संकल्प को आप भी हमारे साथ अगर सहयोग करेंगे तो हम अवश्य पूरा कर पाएंगे। मैं बस यही सहयोग की उम्मीद करता हूं। बहुत बढ़िया राघव जी, आज बड़ी आप थोड़ा सा देरी से हमसे जुड़े, लेकिन बन्ना जी ने और प्रताप जी ने बड़ी इमोशनल बातें की, जिसकी शुरुआत, जिस भावुकता का परिचय देते हुए अपना पक्ष रखना शुरू किया था विश्वास सारंग जी ने, राघव जी। लेकिन प्रताप जी ने भी हाथ जोड़कर वही विनती कर ली जो विनती आपने की है, और उसका जवाब देने के लिए विश्वास जी यहां पर हैं ही। बन्ना गुप्ता जी लगातार ये कहते रहे कि हम गरीब राज्य हैं, लेकिन बन्ना जी आप लगातार नेशनल टेलीविजन पर आकर अपने राज्य का पक्ष रखते रहे हैं, और कदम से कदम मिलाकर आप आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत दृढ़ता के साथ आप हर फैसला ले रहे हैं बन्ना जी, ये बहुत अच्छी बात है। विश्वास जी, ये तो सच्चाई है कि आज कोई आप पर आरोप नहीं लगा रहा है, लेकिन ये जो हाथ जोड़कर विनती हो रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दिल से निकली हुई बात है, और इसे उतने ही सम्मान के साथ ग्रहण करते हुए केंद्र को आगे आना चाहिए, या आपको लगता है कि उपराज्यपाल का बहाना और वैक्सीनेशन की बात प्रताप सिंह जी ने कहकर कि 18 साल से नीचे भी शुरू करके, कहीं ना कहीं 18 से 44 साल तक के शुरू करके, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर यह निशाना साध रहे हैं कि हम तो राज्य तो ठीक कर रहे हैं भाई, लेकिन आपका सहयोग विश्वास जी हमें नहीं मिल पा रहा है। सईद भाई, पहले मैं जो आपने कहा था कि जो रोज कमाते हैं, हाँ, प्लीज वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको एक पता भी चल जाए कि मध्य प्रदेश में आप क्या क्या बोलने जा रहे हैं। सारंग जी, सॉरी जी,
जी जी जी, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने उद्योग को पूरी तरह से खोला है। उद्योग में काम करने वाले लेबर को हमने पूरी लिबर्टी दी है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे यहाँ जो भी चाहे मोची हो या रोज के कमाने वाले लोग हों, उनको पूरी तरह से हम रोजगार से पुनः जोड़ें। जो भी उद्योग में कच्चा माल है, जो भी रॉ मटेरियल है, उसकी आपूर्ति, उसके परिवहन को पूरी तरह से छूट दी गई है। छोटे जो भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाले लोग हैं, उनको हमने पूरी तरह से व्यवस्था की है। और इसमें हमने एक चीज और ऐड की है जी, क्योंकि आपको याद होगा कि 2020 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश में ऐतिहासिक फैसला लिया था और स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको सहारा दिया था और उनको 10-10 हजार रुपए का लोन दिया था। बिल्कुल, हमारी राज्य की सरकार ने भी लगातार उस पर काम किया। अब आपने कहा कि आरोप नहीं लगाना, पर बड़ी ही संजीदगी के साथ में अक्सर कहता हूं कि प्रताप जी और राघव चंद्रा जी को आप कितनी भी पॉजिटिव बात करोगे, वो एंड जो है वो नेगेटिव बात से ही करेंगे। वो सीधे सीधे शोले के अमिताभ बच्चन बन जाएंगे कि मौसी लड़की अच्छी तो है पर ये दिक्कत जरूर है। मौसी के साथ वो इसी तरह की बातें करते हैं। तो इसलिए मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आपने पूरी कोशिश की कि ये पॉजिटिव नोट पर जाए। अब बहुत अजीब सी बात है, राघव चंद्रा जी, मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था कि वो सीए हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ा काम किया। भगवान है केजरीवाल जी, भगवान है केजरीवाल जी जिन्होंने उद्योग खोल दिए, पर दुकानें खोलने का आज्ञा हमें राज्यपाल जी ने नहीं दी। अरे आप उद्योग खोल रहे हो, वो खोलने का आदेश आपको राज्यपाल जी ने नहीं दिया। जो कर रहे हो वो आप कर रहे हो, जो रुक रहा है वो राज्यपाल जी कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा सईद भाई? हम यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ हम पढ़े लिखे जैसी बात करें। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, उद्योग खुल रहे हैं तो वो केजरीवाल को श्रेय दे रहे हैं, और दुकानें नहीं खुल रही तो हमने कहा अरे साहब हमने तो हाथ जोड़कर कहा था, राज्यपाल जी उसकी अनुमति नहीं दे रहे। ऐसे नहीं चलता है। अब प्रताप जी कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूं, अरे भैया 45 प्लस तक अभी तक जितना वैक्सीन लगाए वो मोदी जी ने दिया है। हेल्थ वर्कर को मोदी जी ने वैक्सीन लगाया, केंद्र सरकार ने लगाया। फ्रंटलाइन वॉरियर को केंद्र सरकार ने लगाया। 45 साल के ज्यादा लोगों को वो दे रहे हैं, उसका तो कोई धन्यवाद नहीं है। और आप राज्य की सरकार में आए हो, आप सरकार से जीएसटी का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान सरकार को जा रहा है, तो क्या वो केवल आपके ऐशो आराम के लिए है? क्या वो केवल गाड़ी में घूमने और हवाई जहाज में घूमने के लिए है? क्या वो जीएसटी जो आप जनता से ही लेते हो, जनता से ही कर वसूलते हो, तो वो क्या अपने ऐशो आराम के लिए खर्च करोगे? क्या राजस्थान की सरकार या किसी भी राज्य सरकार की कोई दायित्व नहीं है अपनी जनता के प्रति? अरे आप फेडरल सिस्टम में रह रहे हो, केंद्र ने एक बड़े भाग का सहयोग आपके साथ किया है, अब छोटा भाग आप भी लगाओ, इसमें क्या दिक्कत है? और ना देखिए केंद्र का पैसा मोदी जी का है, ना राज्य का पैसा अशोक गहलोत जी का है, ना प्रताप जी का है, ना विश्वास सारंग का है। यदि फ्री में वैक्सीन लग रहा है तो गाहे बगाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता को ही हम उसके कर से लिए हुए पैसे का हम वैक्सीन लगा रहे हैं। तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहां से आ गई? आप क्योंकि कांग्रेस पार्टी से हो, क्योंकि आप आदमी पार्टी से हो, तो आपको अपनी पार्टी में अपनी इज्जत बढ़ानी है। इसलिए एक अच्छे और सकारात्मक जो डिस्कशन चल रहा है उसमें आप राजनीति लाओगे और कहोगे मैं हाथ जोड़ रहा हूं। मैं हाथ जोड़कर प्रताप जी से और राघव जी से कहूंगा कि कृपया करके महामारी में, इस आपदा में अवसर मत ढूंढिए राजनीति के, बिल्कुल मत ढूंढिए। जो लोग की जिनकी मृत्यु हुई है उनका उपहास मत उड़ाइए। महामारी में हम सब एक देश ठीक है विश्वास जी, महात्मा की तरफ बोल रहे हैं। विश्वास जी अब बातें होती है, अब बातें होती है। विश्वास जी आपने सारे जवाब भी, कमलनाथ जी कहते हैं सारे जवाब भी दे दिए। विश्वास जी एक सेकंड आ रहे हैं, बन्ना जी, विश्वास जी आपने सारे जवाब भी दे दिए और आश्चर्य होता है, आपने सारे जवाब भी दे दिए और रेशम में लपेट कर पत्थर भी उछाल दिए प्रताप जी और राघव जी की। जी खत्म कीजिए जल्दी से, फिर बन्ना जी के पास जाते हैं। हाँ, सईद भाई मेरा निवेदन है, सईद भाई मेरा निवेदन है, प्लीज सईद भाई मेरा निवेदन, मैं अकेला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। यहाँ पर 3 लोग मेरे विरोध में बात करने वाले हैं, तो इन तीनों का जितना समय है उतना समय आपको मुझे देना पड़ेगा। आप सक्षम है, इसीलिए तो 3 से मुकाबला कर रहे हैं। विश्वास जी 3 से मुकाबला कर रहे हैं आप। सर एक सेकंड आते हैं जल्दी से, देखिए एक रिएक्शन और चाहिए हमें। बन्ना जी कोई कुछ आंकड़े आप देना चाह रहे हैं? हम जरूर समय देंगे, आप बताइएगा। बन्ना जी कहिए कि जरा इनकी बात को हमने शांति से सुना, वो भी हमारी बात को शांति से। हाँ बन्ना जी आइए, बन्ना जी आइए प्लीज।
सईद भाई, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अभी हमारे बड़े भाई विश्वास सारंग जी ने एक बात कही कि आपदा को अवसर मत बनाइए। मुझे लगता है इनको पार्टी से निकाल देंगे मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने कहा है आपदा को अवसर में बनाइए और अवसर को उत्सव में बनाइए। और दूसरी बात हम ये कहेंगे, राजनीति का अवसर प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब आप बोलने दीजिए, मैंने ये कहा है कि राजनीति, आपदा को राजनीति का अवसर मत बनाइए, लाशों पर राजनीति मत करिए, मृत्यु पर राजनीति मत करिए। हाँ ठीक है, विश्वास जी, सारंग जी एक सेकंड प्लीज। ये कहती थी, हाँ बन्ना जी की बात सुन ले, विश्वास जी आएंगे आपके पास दोबारा, आएंगे सर, आएंगे प्लीज। एक निशान, एक संविधान, एक देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक विधान की बात करने वाली बीजेपी ने 3 टैरिफ में वैक्सीन का भी निर्धारण कर दिया, केंद्र के लिए 150, राज्य के लिए 300 और 400। मैं दूसरा सवाल ये पूछता हूं कि 35,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए जो एलोकेट किया था, वो पैसा का इस्तेमाल ये क्यों नहीं राजहित में, देश हित में कर रहे हैं? तीसरा सवाल मैं पूछता हूं कि इन्होंने क्यों 6.5 करोड़ वैक्सीन को विदेश में भेज दिया, इसका जवाब दीजिए। चौथी बात मैं इनसे पूछता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि साहब हम जो है मोदी जी ने उपकार किया। अरे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं सारंग साहब, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन उनको ब्रह्मा विष्णु महेश मत बनाइए। वो देश के भगवान नहीं है। ये देश जो है ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हमेशा आती रही है, बदलती रही है, और यही इस देश की खूबसूरती है। बन्ना जी समय थोड़ा सा कम है। प्रताप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक रिएक्शन प्रताप जी और फाइनल विश्वास जी आपके पास आएंगे। सर बताइए। एक बात आप मानकर चलिए, मैं आज राजनीति नहीं करना चाहता था। आज जो विश्वास सारंग जी ने बोला मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि जिस बीजेपी ने ये नारा दिया था, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, आपने पेट्रोल डीजल पर जितनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है वो तो रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। 30 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल पर आप एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं। 100 का आंकड़ा पार कर गए। लाखों करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल गैस से इकट्ठा कर लिया। गैस की सब्सिडी खत्म हो गई। आप महंगाई के मुद्दे पर 7 वर्ष में कभी बोले नहीं। आप ये चाहते थे कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, 15 लाख अच्छे दिन लेकर आएंगे। ना तो 15 लाख मिले, ना अच्छे दिन आए। यदि 7 वर्षों के बाद यदि मैं ये कह रहा हूं कि फ्री वैक्सीन दे दीजिए, 35,000 करोड़ रुपया आपने अलॉट किया वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है प्रताप जी आपके 2 सवाल हो गए यहाँ पे। वैक्सीनेशन तो उठाई था, लेकिन महंगाई भी आपने कर दी। लेकिन प्रताप जी अगर पेट्रोल 100 के पार पहुंचा है तो उसमें आपका वैट भी तो है। आपकी सरकार ने भी तो उस पर टैक्स लगाया है। राघव जी क्या आप राजनीति नहीं करते हैं? जो काम हो गया उसकी अच्छाई अपने सर, और जो नहीं हुआ उसका ठीक रहा उपराज्यपाल के सर फोड़ देते हैं। मैंने तो सबसे पहले जब कहा कि दिल्ली में कोरोना महामारी पे हमने काबू पाया, तो उसमें मैंने तो केंद्र सरकार का भी धन्यवाद दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद दिया। देखिए, कोई सकारात्मक सुझाव देना या सरकार की नीति में संशोधन की मांग करना राजनीति नहीं होता है। और राजनीति होता क्या है? राज्य की नीति ही तो राजनीति है। राज्य की नीति पे ही तो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है अगर अब हमारे दिल में ये दर्द है, सुन लीजिए एक मिनट में सबसे एंड जल्दी से हाँ, अगर इसीलिए समय कम मिला आपको कि 6.5 करोड़ डोजेज इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी वैक्सीन की, तो वो दर्द हम अपने ही साथी से बताइए विश्वास जी, क्यों की एक्सपोर्ट, क्यों महंगाई पर कुछ नहीं कहते, क्यों सबका साथ सबका विश्वास खत्म हो रहा है? सईद भाई, अरे भैया कम, राघव जी समय थोड़ा सा कम है आज समय थोड़ा सा कम है। विश्वास जी जल्दी से, आपके पास 1 मिनट है बस। 1 मिनट में तीनों का जवाब दे दीजिए। बन्ना जी का जवाब दे। सईद भाई, इनकी ओर से प्रधानमंत्री जी से। हाँ राघव जी आज के लिए क्षमा जी, बताइए विश्वास जी, तीनों का जवाब दे दीजिए। तो ये सईद भाई ये तो स्थापित हो ही गया। राघव जी ने बोल ही दिया कि हम राजनीति करते हैं, और ये मुझे दुख इस बात का है कि ये सच्ची राजनीति करे तो ठीक है, पर हर बात में झूठ बोलना, चाहे वो केजरीवाल जी हो या आम आदमी का कोई भी कार्यकर्ता। मुझे नहीं मालूम कि ये किस नर्सरी में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक केवल झूठ फरेब, ऑक्सीजन तो झूठ, वैक्सीन तो झूठ, केवल और केवल झूठ और फरेब की राजनीति, ये ठीक नहीं है। विश्वास जी महंगाई, प्रताप जी का सवाल निवेदन करना चाहता हूँ। प्रताप जी का सवाल, राज्य की सरकार में आप आए हो, जिम्मेदारी लो, लोगों की सेवा करो, स्वास्थ्य के लिए काम करो। केवल रोना रोने से काम नहीं चलेगा। दमदारी के साथ खड़े होइए, जनता को
जी, जल्दी से बन्ना जी और प्रताप जी का जवाब दीजिए, समय खत्म हो रहा है सर। राजनीति जो है ये सब समझते हैं, जनता भी समझती है और दुनिया भी समझती है। विश्वास सारंग जी, प्रताप सिंह जी, बन्ना गुप्ता जी, राघव चड्ढा जी, आप चारों का बहुत धन्यवाद। 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया हमारे देश में शुरू हो रही है, लेकिन वैक्सीनेशन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम इस महामारी से, कोरोना से लड़ नहीं पाएंगे। और फिर से एक बार राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि केंद्र हमारी मदद करे, लेकिन हम बहुत तेजी से कोरोना को हराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सरकारों के साथ साथ जनता का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू का उसने पालन किया है। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।